100 दिन में वो क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस यूं ही उन्होंने बढ़के मारी हुई थी और बढ़के मारने की उनको एक तरह खिफ़त हो रही है। वो वजीर आज़म जो यू टर्न और झूठों को अपनी फॉर्मल पॉलिसी कहते हैं और कहते हैं कि झूठ बोलना चाहिए और यू टर्न लेने चाहिए, उनकी 100 दिन की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है आखिरी इतला आने तक अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को अपने 100 दिनों की कारकर्दगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं 100 दिनों में क्या किया। 100 दिनों में पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में जिस तरह का इनिशिएटिव लिए हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। 29 तारीख को आप देखेंगे 6 थीम्स हैं, 34 इनिशिएटिव्स हैं जो अभी हमने लिए और जिनके ऊपर बहुत काम जो है वो हमने कर दिया। इमरान खान का और नवाज शरीफ का फ़र्क ये है कि इमरान खान ने अपने बच्चों के अकाउंटों के लिए पैसे नहीं मांग रहा होता, पाकिस्तान के बच्चों के अकाउंटों के लिए पैसे मांग रहा होता। सिर्फ PIA और स्टील मिल में 10 सालों में 552 अरब रुपए का नुकसान है। इन्होंने तो हमारे साथ वही सलूक किया है जो कसाई बकरों के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपने सुना कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी 100 दिन के बारे में क्या कह रहे थे। 100 दिन के हवाले से यूं तो तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही है, लेकिन अगर आप पिछले तमाम जो अरसा गुजरा है, मैं यही कहूँगी 10 साल जमहूरियत का जो गुजरे हैं उसमें जो मसाइल पैदा हुए हैं और जो केसेस हुए हैं उनकी फहरिस्त इतनी तहवील है कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से पूरी रात ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन 100 दिन में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितना ही बेहतरी लेके आ सकता है निज़ाम में, और वो भी कोई ऐसी टीम जो पहले कभी हुकूमत में ना रही हो। सो तहरीक इंसाफ का पहला एक्सपीरियंस जरूर है। इमरान खान साहब का अपना जाती तौर पर एज ए प्राइम मिनिस्टर पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 12 हुकूमतों में रहे हैं। अब पाकिस्तान में हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं है। 3 लोगों का अमूमन एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आज इमरान खान साहब ने एक अहम फैसला ये किया कि वो खुद गए और उन्होंने दौरा किया आज वजीरिस्तान का ऑपरेशन के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर, और वहां कबायलियों से आपने खिताब भी किया और उनको ये भी बताया। और उससे पहले आप जानते हैं फॉरेन पॉलिसी पे USA के जो सदर ट्रंप ने ट्वीट्स की थी उसके जवाब में भी उन्होंने खासी तल्ख और संजीदा ट्वीट्स की पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान का भरपूर मौकिफ रखा। पॉलिटिकल पार्टीज तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन करना है, वो इतनी खुश नहीं है। वो समझ रही हैं कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अब 100 दिन में कितने ही वादे पूरे हो सकते हैं ये तो जाहिर है ऑपोजिशन बताएगी, और 100 दिन में तहरीक इंसाफ की अपनी कारकर्दगी क्या रही ये उनके नुमाइंदे बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं ब्रेक के बाद और फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा ने। आप कौमी असेंबली के रुकन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी और सभी लोगों ने काफी तनकीद की है। उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसके वादे किए गए थे। केएल दास साहब मेंबर है कौमी असेंबली के, PMLN के एक सीनियर रहनुमा है, और फयाजुल हसन चौहान साहब पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और तहरीक इंसाफ के आप एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं पहले चाहूंगी कि आप लोग थोड़ी थोड़ी अपने कॉमेंट्स कर दें, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि 100 दिन के अंदर आपको कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई। कुछ आप बता दें, कुछ आप बता दें, तो फिर जवाब फयाजुल हसन चौहान साहब दे सकते हैं बेहतर अपने 100 दिन की कारकर्दगी का। देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 60 साल का गन जो है वो 100 दिनों में साफ नहीं हो सकता। सही बात है, लेकिन 60 साल का गन की बात मैं कहूँ कि थर्ड टेन्योर है जो डेमोक्रेसी तसलसल के साथ जारी है, यानी 2008 टू 2018। जी ठीक है, ठीक है। हमें भी एक पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से ये बदकिस्मती रही कि हमें जब भी इख्तिदार मिला एक तवील माशाल्लाह के बाद मिलता है, और फिर उसमें तमाम कानून साजी करना, उस आइन को दोबारा अपनी असली हालत में लेकर आना, और तमाम वो मुश्किलात जो एक डिक्टेटर करके जाता है इस मुल्क के लिए, उन तमाम चीजों को रिजॉल्व करके आवाम के लिए भी कुछ करना
हमने अपने 100 डेज के अंदर जो वादे किए थे, BISP प्रोग्राम हो, BYSP प्रोग्राम हो, या जिस तरह हमारे दौर में हमने किया था, ठीक है। अभी आपने कहा कि इन्होंने क्या किया, इनका वादा ये था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है, 50 लाख घर देंगे 100 दिन में, और वो 100 दिन के अंदर कुछ तो करके दिखाते, सिवाय टास्क फोर्सेस बनाने के, अच्छा, या यू टर्न्स लेने के, ठीक है, या गरीब को मजीद गरीब करने के इकदामात के। आपने क्या किया कि 15 रुपए की रोटी 20 रुपए की नान कर दी, गरीब आदमी रोटी खाने को भी तरस जाए। अच्छा, यही नहीं, आपने बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी कि गरीब के लिए बिजली का वो बिल भरेगा, या अपने बच्चों को एजुकेशन के फंड में आपने इतनी कटौती कर दी। आप तो तालीम को फरोग देने के लिए आए थे, आपने गैस की कीमतें 400 गुना से ज्यादा बढ़ा दी। ओके, ओपनिंग कमेंट्स आपके आ गए, अब आप ही अपना मौके बता दीजिए। देखें, हमें तो जब 2013 में हुकूमत मिली थी, हमने इनको KPK में 5 गवर्नमेंट दी, और इनके 5 साल हमने KPK में PTI के देखे। हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी इनसे कि ये हुकूमत में आकर कोई डिलीवर करेंगे, अवाम को कोई सहूलत देंगे। हमें तो इनकी पता था ये क्या करने वाले, इनके पास ना कैपेसिटी है, क्योंकि हमने KPK में देख लिया, कंपेयर करें के 5 साल जो 2013 वाले। लेकिन स्ट्रेंज बात है कि KPK लोगों ने फिर इनको चुन लिया। नहीं, इस तरह तो सिंध के लोगों ने भी फिर इन पीपल्स पार्टी को चुन लिया। इनको तो कराची से भी चुना गया है, किसने चुना है वो सबको पता है। अच्छा। बात ये नहीं है कि चुन के आगे हैं, अब आगे हैं तो इनको जो इनकी कारकर्दगी है, इन्होंने वादे हमसे नहीं किए थे, अवाम से किए थे। लेकिन अवाम को कहा था हम सस्ती रोटी भी देंगे, बिजली भी सस्ती करेंगे, हम गैस भी सस्ता करेंगे। देखो उनको सब उन चीजों पे इन्होंने यू टर्न लेकर बिजली भी महंगी की, गैस भी महंगा किया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया। मतलब कोई एक चीज हो जो अवाम की जिंदगी के लिए बेहतर हो, 100 दिनों हम ये तो इनको पता है कि इनके पास कौन सी जादू की छड़ी थी जो 100 दिनों में ये एक नया इनकलाब लाएंगे, ये पाकिस्तान नया बना देंगे। ये नया पाकिस्तान इन्होंने कहा था, हमें तो इनको हमें तो मालूम था, आपको तो पता हमें इनका पता था कि इनके इससे कुछ नहीं होना है, इनसे कोई नहीं होना। तो ये तो एक डायरेक्शन देने के लिए 100 दिन में हम नहीं इनसे पूछ रहे। जब मीडिया को खुद ये हर रोज आके कहते थे अभी हमसे नहीं पूछे, आप 100 दिन के बाद हमसे पूछना। हमने तो नहीं कहा, हम तो कहते हैं आपके पास 5 साल है, आपके पास 5 साल है, आप 5 साल में करके दिखाएं। मगर ये खुद माइंडसेट इन्होंने बनाया होता, अब खुद उसकी नाकामी हुई है। किस चीज का मैं जिक्र करूं, कितनी कितनी चीजें हैं जो इनकी यू टर्न पे आ गई। हम बोलते हैं सारे इन्होंने एक मनसूबाबंदी की है जिसको मैं इनको जो ये कर रहे हैं, PM हाउस में हो या वज़रा जो कर रहे हैं, वो एक मनसूबाबंदी ये है कि गाली गलोच करनी है, किस तरह नई गालियां ईजाद करनी है, किस तरह इंतकाम की आग लगानी है, ये काम कर रहे हैं। इसमें इसको कामयाबी जरूर हुई है, बाकी 100 दिनों की नाकामी की मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जास्मीन, बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी लीडर ने, किसी हुकूमत ने, किसी पार्टी ने 100 दिन का एक तस्वुर दिया कि जो अमेरिका की और यूरोप की जमहूरियत का खासा था, उनके पार्लिमानी सिस्टम का खासा था, हमारे यहाँ पे 100 दिन छोड़े, यहाँ पे 50-50 हज़ार दिन का जनाब इनके जिम्मे लाइबिलिटीज हैं। ये वो जवाब देने को कोई तैयार नहीं होता था। ये सिर्फ इमरान खान साहब की शख्सियत, पर्सनैलिटी और उनकी लीडरशिप थी कि उसने कहा हम 100 दिन में अपनी एक सिमत मुतय्यन करके बताएंगे कि पहली हुकूमतें जिस सिमत पे चला करती थी, हम उससे यकसर जो है वो डाइवर्ट करके एक सही सिमत की तरफ जो है वो पाकिस्तान को लेके जाएंगे। उसमें सारी दुनिया ने देखा। मैं आपको ना बाकी लोगों से हट के 2-4 चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन ये है कि इस 100 दिनों के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब का कोई बेटा, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई ददपोतरा, कोई मलेर, कोई फफेर, कोई चचेर आपको सरकारी ओहदों के ऊपर या गैर सरकारी ओहदों के ऊपर फाइज नजर नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन और 100 दिन की तब्दीली यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर आजम पहली दफा कौमी लिबास पहनकर पूरी इज्जत और वकार और डिग्निटी के साथ, पूरी शान के साथ और पूरी जुर्रत के साथ अगर कोई दुनिया से बाहर गया या दुनिया का कोई बाहर का नुमाइंदा यहां पे आया तो पूरे वकार और इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ शाना बशाना, आंखों में आंखें डाल के जो है उसने बात की, कौमी लिबास के अंदर की, कौमी जबान के अंदर की। तीसरी चीज, हमने यहां पर ऑस्टेरिटी कैंपेन स्टार्ट की जो इससे पहले कभी किसी ने स्टार्ट नहीं की, और हमने अरबों रुपए की जो है वो किफायत स्वारी और बचत करके पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखाया। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके हाथों की लगाई हुई जो इस वक्त
कैलकुलेटर लेके 100 दिन की जनाब वो गजल पढ़ रहे हैं ना, उनके 50-50 हजार दिनों की इनकी हाथों की लगाई हुई हम दांतों से खोल रहे हैं। और उन दांतों से खोलने के लिए इमरान खान साहब ने इंतहाई टारगेटेड और इंतहाई असर्टिव जो है वो सिर्फ 4 से 5 दौरे पूरी दुनिया के ममालिक के जो किए, 4 से 5 ममालिक के, और सिर्फ 6 से 10 बंदों को साथ लेकर, जहां पर ये लोग 50 से लेकर 100 बंदा लेके जाया करते थे, अपने बीवी बच्चों और अपने इन्वेस्टर्स और अपने सरमायादार जो दोस्त हुआ करते थे और मोहसिन हुआ करते थे, उनके और अपने कारोबारों को प्रमोट करने के लिए इमरान खान साहब ने ये नहीं किया। और पहले 100 दिन के अंदर एक सिमत बताई कि जो मुल्क का वजीर आजम होता है वो आवाम का सोचता है, वो मुल्क के मुस्तकबिल का सोचता है। और वो मुल्क के जो पिछले 40 साल में इन्हीं लोगों की जो इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं 100 दिन का, उनकी वजह से दिवालियापन होने के करीब था, उसको दिवालिया होने से बचाया। IMF के पास गए बगैर, ये सबसे बड़ी जीत है इमरान खान साहब की। नहीं, अभी IMF के पास गए बगैर नहीं, उनकी आपने खाली रिजेक्ट की है, लेकिन आपको IMF की जरूरत तो पड़ेगी ना, मजीद नेगोशिएशंस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप IMF के पास शराइत को माना जा रहा है, अभी तो उनकी शराइत को माना जा रहा है। उन्हीं की शराइत पर आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, उन्हीं की शराइत पर आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, उन्हीं की शराइत के ऊपर आप कंटिन्यू जो है गरीब के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। वो कुछ सवाल उठा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि IMF बोले प्रोग्राम नहीं, उनका मौके सुन लेना। उन्होंने कहा कि आप IMF की शराइत के मुताबिक जो महंगाई बढ़ा रहे हैं या जो आप कर रहे हैं वो उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। दे दे। आप मुझसे सवाल पूछे ना, मैं आपको जवाब दूंगा। जी जनाबे वाला, जो पिछले 10 सालों के अंदर 48 अरब डॉलर के ऊपर परवेज मुशर्रफ जो है वो बैरूनी कर्जा छोड़ के गया था, आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में हुकूमत थमा के गया था। आसिफ अली जरदारी साहब उसको लेके आए तकरीबन 62 अरब डॉलर पे, और उनसे अगले 5 साल ये आपके नवाज शरीफ साहब ये 36 अरब डॉलर के साथ 96 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आए जाए वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के ऊपर कर्जों को। फिर परवेज मुशर्रफ 2008 के अंदर 35 अरब डॉलर पे जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को एक्सपोर्ट लेवल देके गया था, जिस एक्सपोर्ट लेवल को 25 अरब डॉलर तक आसिफ अली जरदारी साहब की गुड गवर्नेंस लेकर आई। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस 17.5 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आई हमारे एक्सपोर्ट लेवल को। जनाब उसी परवेज मुशर्रफ ने आपकी जो है वो स्टील मिल प्रॉफिट के ऊपर छोड़ के गया था, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब और आपके नवाज शरीफ साहब ने हाथों में हाथ डाल के ना, हम तुम होंगे बादल होगा रक्स में सारा जंगल होगा के मजाक, उसने सत्यानाश फेर दिया। इन दोनों ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। इन हालात के अंदर जब हमने हुकूमत संभाली तो जनाब मजबूरन हमने जनाब इस इकोनॉमी को चलाने के लिए जो कोई थोड़ी बहुती अगर महंगाई हुई है तो वो पिछले 10 साल का शख्साना है, उसमें से सिर्फ 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आपके सामने और लंबी लिस्ट रख सकता हूं। अच्छा, आप रुक जाइएगा। क्या बेड़ा गर्क ठीक है, इकोनॉमी का जो भी हालात इन्होंने किए उस पर अपना अपना मौकिफ दे सकते हैं। खेल दास साहब, सबसे ज्यादा आपकी हुकूमत पर कर्जे लेने का इल्जाम है, और ये भी आपको पता है कि आपके लीडर्स जो हैं इस वक्त कोई नैब में है, कोई पेश हो रहा है, साद रफीक के जो साथ उनके नुमाइंदे थे वही उनके लिए बन गए हैं उनके अगेंस्ट। और दूसरा एक विसल ब्लोअर एक्ट भी असेंबली में लाया जा रहा है, अरबों रुपए की कहानी भी चल रही है, उस पर चीफ जस्टिस भी आज बोले हैं, जो मुल्क से बाहर दौरा कर रहे हैं, कामयाब दौरा कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तानीज उनसे मिलने के लिए। तो ये मामला तो आपके सामने है ना, आप इसे एहतसाब कैसे कह सकते हैं? एहतसाब हुकूमत तो नहीं कर रही। नहीं, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि एहतसाब नहीं, ठीक है ना। देखो 2013 में जब हमें 2008 पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान दिया था तो हमने जितने भी कर्जा लिया है आधा कर्जा तो हमने वापस किया है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये खुद इन्होंने इनका कर्जा आपने वापस किया, मतलब इन्होंने कोई घर पे तो नहीं लेके गए, सूद हुआ ना, कर्जे के ऊपर सूद आपने वापस जो किया, भी हुआ हमने वापस किया, ठीक है। जैसे इन्होंने 2008 में जब हुकूमत ली, मुशर्रफ की चीजें थी वो इनके ड्यूज थे वो उन्होंने किए। उसके बाद आप देखें, हमने ये खुद कहते हैं, ये IMF को कह रहे हैं कि हम माजी की गवर्नमेंट ने 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में लाए। ये जब बैरून मुल्क मीटिंगें करते तो हमारी चीजों को उधर जाके बताते हैं। हमने 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाया, हमने काम किया। हमें जो 2008 में पाकिस्तान मिला था, 2013 में जब हमने दिया, अब जब हम इनको 18 में पाकिस्तान दे के गए, वो एक खुशहाल पाकिस्तान है। हमने काम किया है 5 साल। ये बताया कि 5 सालों में कौन सा जुर्म हमने किया? हमने रेलवे बेहतर नहीं की, PIA के पास एक जहाज था, हमने 18 जहाज नहीं लाए। ये बताया कि 5 सालों में इन्होंने क्या किया। आप चौहान साहब, मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये मुशर्रफ के तर्जुमान है या मौजूदा गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान है।
2001 पे जब मुशर्रफ गया है उसका रूह इस हुकूमत में ये वही कंटिन्यू है जो मुशर्रफ एक सियाना बंदा है, शायद उनकी सारी टीम इस वक्त इस गवर्नमेंट में। अगर एहसाब होना है, आपका वजीर कानून GIT में पेश हुआ है, क्यों नहीं इखलाकी जवाजिन में बनता है? जब हमें बोलते थे इखलाक आप रिजाइन दे दो, उससे क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? इनका वजीर दिफा उस पे केसेस चल रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देते? इनके वजीर IT उस पे GIT है, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लेते? मैं कितने नाम आपको बताऊं, अलीम खान इनका पंजाब गवर्नमेंट का वजीर है, क्यों नहीं उससे इस्तीफा? ये अगर ये इमरान खान कंटेनर पे बैठ के बोलता था कि नवाज शरीफ साहब तुम्हें रिजाइन देंगे, हालांकि पानामा में उसका नाम नहीं था, तो आप किस मुंह से इस्तीफा मांगते थे? आपके 10-12 लोगों के नाम इस नेब में है, नेब में मतलूब है, ये खुद मुल्ज़िम है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मुल्ज़िम है, तो इनमें इखलाकी जवाब नहीं, हेलीकॉप्टर केस में नहीं है इमरान खान नेब में मुल्ज़िम? किस हैसियत से वो चेयरमैन को नेब को बुलाता है, क्यों बुलाता है? मैं इससे पूछता हूं, इमरान खान साहब अगर तुम्हें एहतसाब करना है, लो अपने वजीरों से, मुशीरों से रिजाइन, बुखारी से लो जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप सिर्फ हमें इखलाक पढ़ाते हो, हमें तहजीब सिखाते हो। आपने जवाब तो लेने देना, ठीक है, वो ओके, उन्होंने आपने उनका मौक़िफ़ सुन लिया होगा, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे चौहान साहब? देखो बात ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि नैब जो है वो आज़ाद अदारा होना चाहिए, दूसरी तरफ ये हमें कहते हैं कि इमरान खान साहब ये क्यों नहीं कर रहे। जनाब, नैब एक आज़ाद अदारा है और उस नैब का जो चेयरमैन है वो इमरान खान साहब ने नॉमिनेट नहीं किया, वो नून लीग की हुकूमत ने नॉमिनेट किया था। तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम पकड़ेंगे? आप क्यों कहते हैं कि हम इनको जेल में डालेंगे? जब नेब को कार्रवाई करनी है, आप क्यों तर्जुमानी उनकी करते हैं नेब की? और बीच में ना बोले, प्रोग्राम का डेकोरम खराब होगा, बीच में ना बोले, अपनी अपनी बारी पे बात करें जना। मैंने तसल्ली से आपको सुना है। वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों बोलते हैं कि जब नैब आजाद अदारा है तो आप लोग क्यों बोलते हैं कि इसको पकड़ेंगे और उसको पकड़ेंगे और फलाने को अंदर करेंगे और फलाने? हमने कब कहा? अच्छा। हमने टारगेटेड नाम लेके कब कहा कि हम किसको पकड़ेंगे और किसको नहीं पकड़ेंगे? लेकिन जब एक हम हुकूमत के अंदर है, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस हुकूमत के अदारों के जरिए से होता है, जना FIA होगी, FBR होगी, पुलिस हो गई, तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें होती है कि इनमें से किसने कितनी कितनी करप्शन की गाजरें खाई हुई हैं, उसका इंफॉर्मेशन हमें होती है। उसकी बुनियाद पे हम कह देते हैं कि जनाब यहाँ पे जनाब अच्छे खासे लोगों को जना रगड़ा लगेगा। हम बात चोर की करते हैं, चिल्लाना नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब शुरू कर देते हैं। हम नाम लेके तो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये खुद बोल पड़ते हैं। बचाने के लिए आप सिर्फ चोरी क्यों करते हैं? आप अपनी सफों में जो चोर है उनको तो निकालें, उनको तो फाइंड आउट करें, उनको तो निकालें। जो कर रहा है हसन चौहान साहब ठीक है, उसका वो कर रहा है, लेकिन इनका भी तो जवाब देना। वो ये कह रहे हैं आपके सफों में भी तो ऐसे लोग हैं जो नैब जिनके ऊपर केसेस कर रहा है या जिनके ऊपर JITs बनी हुई हैं, फिर वो वजीर क्यों हैं? आप तो ये कहते थे कि अगर हमारे एक भी बंदे पे इल्जाम आएगा हम उसको ओहदे से हटा देंगे। एक चीज जैस्मीन आप देख लें कि हमारा बाबर अवान साहब, परवेज खटक साहब, आपके अलीम खान साहब या किसी के ऊपर भी कोई चीज इल्जाम आया या कोई सुप्रीम कोर्ट, आजम स्वाति साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने या नैब ने कोई कार्रवाई की, किसी एक बंदे की तरफ से आपने कोई नेगेटिव रिमार्क्स टॉक शोज के अंदर या मीडिया के अंदर कोई सुने? इनका जरा सा होता है ये आंखें निकालना शुरू हो जाते हैं। नैब को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, अदारों को भी, तो कोई आंखें नहीं दिखाई, और हमारे दरमियान ये फर्क है। बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं? आपके प्राइम मिनिस्टर अगर इंसाफ के इतने दिलादा हैं तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं नोटिस लेते हैं? इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं और वो कोई सरजनिश तक नहीं करते। आपने उनको कैबिनेट में बैठा के उनका मिनिस्टर बना के दे दिया, जो उनके माजी भी दागदार है, जिन्होंने नैब के अंदर मतलब है, जिनके मुकदमात है, खा वो बलूचिस्तान के मिनिस्टर हो, सिंह के मिनिस्टर हो, जो भी आपके पास है, जो कैबिनेट में शामिल है, खा वो जुबैदा जलाल की शक्ल में हो, फहमिदा मिर्जा की शक्ल में हो, खालिद मकबूल की शक्ल में हो, किसी को भी आप उठा के देख लें, किनके ऊपर केसेस नहीं है। मिर्जा अब बुरी हो गई है, 5 साल जनाब आपकी स्पीकर थी और आपकी MNA थी, उस वक्त वो ठीक थी, अब आपको बुरी लगना शुरू हो गई है। बुरी लगने की बात क्योंकि उसके मियां ने जना कुरान पे हाथ रख के जाए, वो आपके आसिफ अली जरदारी साहब का सारा कटा खोल दिया था। हमारे पास होती तो नैब को भुगत रही होती, आपके पास है तो क्लियर है। फिर उसके नहीं तो नैब को वो भी भुगत रहे हैं, अभी आपने खुद कहा है।
मैंने तो ये कहा कि अगर वो हमारे पास होती तो आज उनके ऊपर केसेस होते। और तो अभी आपने ये भी तो कहा है कि इनके मिनिस्टरों पर भी केसेस हैं। मैंने ये कहा वो तो क्लियर हो गए। पहले 100 दिनों के अंदर वो नेब के तहवील में एक मिनिस्टर जब केस इनके अच्छा एक जी जवाब दे दे। सर बात यह है कि पहले 100 दिनों के अंदर एक और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आपको बता दूं, वो ये कि इन 100 दिनों के अंदर किसी मुखालिफ की शुगर मिल पे कब्जा नहीं हुआ, किसी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं किया वजीर आजम या सदर पाकिस्तान ने, किसी के पांव के साथ टाइम बम बांध के 5 करोड़ का तावान नहीं वसूल किया, जी बिल्कुल, किसी की जनाब जमीनों पे कब्जे नहीं किए, किसी की शुगर मिलों पे काटन मिलों पे कब्जे नहीं किए। कजन उनके बेटे ये सबसे बड़ा एक पहले 100 दिनों का फर्क पिछली बारी बात करेंगे, जरा बारी बारी बात करेंगे, उनके एक बहन बारी बारी बात करेंगे। प्रॉपर्टी कहाँ से निकल के आ रही है? ठीक है, अच्छा आप तो चंदा जमा करके भी मैं आपको पूरी तशफ़ी कराऊंगा, आप बेगम रहे। आप तो ज़कात खैरात भी नहीं छोड़ी। कोई किसी ज़कात खैरात से मुझे याद आ गया कि वो ज़कात एक बहन का तो मुंह बोला भाई खान का उनका केस 50% देके माफ कर। मैं सुन रही हूँ, सुने आप लोग बारी बारी क्यों नहीं बोलते भाई? ब्रेक ले ले, एक सेकंड खामोश हो जाए, ब्रेक ले ले भाई, ब्रेक ले ले। वेलकम बैक। फयाजुल हसन चौहान साहब, जरा मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि अभी थोड़ा हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के बजाय ये बताएं कि आपकी जो कारकर्दगी है 100 दिन की, उसमें जो आपने 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक रास्ता दिया है, रोड मैप दिया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप उसको किस तरह देखते हैं उस रोड मैप को? लेट मी आस्क यू ए पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये भी जरा बता दें सर, मैं ये भी अच्छा आज आप आ गए प्रोग्राम में, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के ऊपर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? और दूसरी बात, आप लोगों ने ये कहा था और आज आपने आर्टिकल्स और ये सारे अखबारों में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने कहा गवर्नर हाउस नहीं इस्तेमाल होंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं इस्तेमाल होंगे, प्रोटोकॉल शाहाना शान नहीं लिया जाएगा। फिर क्यों इतनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं? वजीर आजम किस चीज को देखे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। असल में सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तनकीद इस वजह से हो रही है कि उस्मान बुज़दार साहब छलावे की तरह उछल के माइक्स को पकड़ के गिरा के सर पे इंडियाना जोन्स की टोपी पहन के ड्रामे नहीं कर रहे, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और वो काम करने का मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब उन्होंने 55 लाख रुपया जो माहाना आपका खर्चा था सीएम हाउस का, उसको 9 लाख रुपए तक वो लेके आए 1 महीने के अंदर। ऑस्टेरिटी कैंपेन के जरिए से पूरी की पूरी पंजाब काबीना इंतहाई कफायत शुमारी के साथ तमाम प्रोटोकॉल, तमाम हटो बचो, तमाम फजूल खर्चियों के बगैर इंतहाई सादगी के साथ अपना काम कर रही है। उन्होंने पंजाब के अंदर नया बलदियाती निजाम फाइनलाइज कर दिया। उन्होंने पंजाब के अंदर सबसे पहले सनती पॉलिसी जो है वो पास करवा दी और इंट्रोड्यूस करवा दी। उन्होंने लेबर पॉलिसी जो है वो पंजाब के अंदर जनाब वो उसको मंजूर करके जनाब उसको असेंबली के अंदर लेके आ रहे हैं। ज़राअत की पॉलिसी आपकी जनाब वो जनाब बेहतरीन सी कंप्रिहेंसिव बना के वो असेंबली के अंदर मंजूर होने वाली है। जनाब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जो पिछली हुकूमत के अंदर सिर्फ 10 इजला के अंदर था, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इस माली साल के अंदर 19 इजला से शुरू होकर अगले माली साल के एंड में 36 इजला तक की जो है वो पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटजी और पूरी पॉलिसी डेवलप हो गई। पिछले जनाब खादमे आला साहब 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देते थे, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 3,60,000 का जो है वो कार्ड आ रहा है। पिछले खादमे आला साहब ने इस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के अंदर ना हेड इंजरी रखी थी, ना तजहीज़ और तकसीम रखी थी। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब बड़े खामोशी के साथ अपनी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो आपकी वजीर सेहत है उनको अपने साथ लेके जनाब इस किस्म का कार्ड लेकर आ रहे हैं। जनाबे वाला उस्मान बुज़दार साहब ड्रामे नहीं कर रहे, तभी उनके ऊपर तनकीद है। फिर उसके बाद सरदार उस्मान बुज़दार साहब मेरे और आपके टैक्सों का पैसा जो पंजाब के खजाने में से अरबों रुपया लगा के अपने मोटे मोटे थोपड़े जहां लगा के आले शरीफ की तरह वो अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहे। ये फर्क है सरदार उस्मान बुज़दार साहब में और नाम नेहाद खादमे आला साहब इंडियाना जोन्स की टोपी वाली सरकार के। अब इस पे कोई तनकीद करता है सो बिस्मिल्लाह करे। जी डॉक्टर साहब आप पहले मैं इस पे रस्म देखो, हमारी क़यादत ने हमें हमेशा तहजीब और इखलाक के दायरे में बात करने का सिखाया है। अच्छा। इनका वजीर आज़म खुद ना उस चीज़ को देखता है, उन्होंने अपने वजीरों मुशीरों को भी इस तरह नाम नियाद अल्फाज बोलने, ये हमेशा
ये दोनों वजीर, फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का या पंजाब का, ये गालियों के सिवा हमारी सियासत, हमारे लीडरों पे, हमारी क़यादत के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये शहबाज शरीफ की जाती जिंदगी, अगर कोई टोपी पहनता है, कोई फुल सूट पहनता है, आपको क्या एतराज है? आपकी गवर्न, आपने एक ऐसे शख्स को लगा दिया है जो ना बात करता है, एक कान में एक सेक्रेटरी खड़ा है, दूसरे कान में दूसरा सेक्रेटरी खड़ा है। गवर्नमेंट आपकी जहांगीर तरीन चला रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट। इमरान खान आके आपके हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग करते हैं। क्या आप सरदार उस्मान बोजदार एक गुना में बता रहे हैं? लेकिन शहबाज शरीफ ने 10 साल में जो पंजाब दिया है, अल्लाह न करे इनको अगर 5 साल मिले, ये उस पंजाब का क्या असर करेंगे? ये उस लाहौर का, उस फैसलाबाद का क्या असर करेंगे? इनके पास ये बंदा ये लेकर आए इतने बड़े सूबे में, जो जिसकी आबादी, जिसको सिंध का बंदा जाता है या केपीके का, वो कहते हैं कि अल्लाह करे हमें ऐसा वजीर आला चाहिए, हमें ऐसा पंजाब चाहिए, पूरा पाकिस्तान पंजाब जैसा बनना चाहिए। ये हमें बता रहे हैं, ये उस्मान बोजदार की बातें बता रहे हैं। कुछ कहना चाहती हूँ कि इनकी कारकर्दगी, इनकी जबान ही बता रही है कि किस तरीके से ये मुल्क जो है अखलाकी इन्हितात की तरफ जा रहा है। आपने तमाम तहजीब जो हमारी रवायात का हिस्सा होती है, पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, उसको आप ऑन एयर पाकिस्तान की आवाम सुन रहे हैं कि आप किस अंदाज से, किस तरीके से बात करते हैं। तो आपकी कारकर्दगी भी इसी तरह है कि एक मिडिल क्लास पास सीएम बना के, जिसको रबर स्टैम्प की तरह, जिसने जिस तरीके से पंजाब पुलिस के अंदर मुदाखलत की सियासी, और फिर वो जाके अदालत में माफी मांगता रहा, और उसके बाद उसने जिस तरीके की उसकी कारकर्दगी है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो इस काबिल, आप खुद इस काबिल नहीं कि आपकी तारीफ कीजिए। आपको पूरा पाकिस्तान इस वक्त ऑन एयर देख रहा है कि आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी तरीके से, मैं नहीं समझती हूँ कि आप इस काबिल हैं कि आपके साथ कोई बात की जाए। लेकिन असल चीज है कि आपने क्या काम किया है। आप अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय, आप अपने काम करने के बजाय, आप दूसरों को जलील रुसवा करके, ये इंतहाई गलत बात है कि आप किसी के खिलाफ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप बात करें, आप अपना काम बताएं, हम अपना काम बताएं, जवाब दे दें। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, आप अपनी कारकर्दगी बयान करें ना। जैस्मीन सुनो, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुना है, मैंने एक लफ्ज गाली नहीं दी, मैंने उनकी असल हकीकत बयान की। अब ये मेरी एक बीच में ये पार्लियामानी गालियां अगर आप देंगे तो हमें भी आपकी आप खामोश होंगे तो मैं उनको खामोश कराऊंगी ना। जी बोले। सुनो, अब ये जो मेरी बयान लगी है सरदार उस्मान बोजदार साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर तनकीद करने, इनसे पूछो वो जो कायम अली शाह साहब थे जो है ना, वो फिरौन के जमाने की जो है ना, वो आपने मम्मी बिठाई हुई थी, वो क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत विजिलेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह के वली थे, बहुत बड़ा सीएस करके आए हुए थे। यार खुदा का कौन पाओ यार, जैस्मीन इनकी बदकिस्मत है मुझे बताओ, इनके पास इस तरह की आपको किसी की इज्जत करनी क्या आएगी कि जब लैला नजर आता था, मजनू नजर आती थी, इज्जत के बजाय आप मजाक। आपकी तबाही और बर्बादी का आगाज इसी से है। हो गया। आप मुझे पहले इनसे पूछ के बताओ, वो कायम अली शाह साहब सीएसएस करके आए थे? जी माशाल्लाह, मुझे जवाब लेके दो। माशाल्लाह, वो सारा दिन असेंबली के अंदर हजरत सोए होते थे, सारा दिन। बैरिस्टर हैं, वो एक कानूनदान हैं, शेर अली खान को जो है वो नादिया मिर्जा कहते थे। दुनिया मुतरिफ है। आपसे जरूरत नहीं हमें सर्टिफिकेट लेने की, आपका सर्टिफिकेट पूरी कौम। मैं ये समझता हूँ इनके मुंह से सरदार उस्मान बुजदार जी सेट जी वो इस काबिल थे कि उन्होंने मुशर्रफ दौर के नाज़िम भी रहे, एमपीए भी रहे, लेकिन अपने इलाके में ना बिजली लगवा सके, ना सड़कें बनवा सके। इतने खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। नहीं, मुझे जैस्मीन ये बताएं, बारी बारी ये हमें ये बताएं, देखिए ये हमें सिर्फ ये बताएं कि वजीर आजम ने कहा था 2 मुलाजिम रखूंगा, तो कितने मुलाजिम रखे? वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं वजीर आजम हाउस में नहीं बैठूंगा, क्या चीज है, में नहीं बैठेंगे। क्यों सब हाउस में वजीर 12 बजे जाओ, वहां पे हयात पी के आपका प्रेसिडेंट महल में बैठा हुआ है। ये आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हैं। साहब पे आप तनकीद करते हैं, पहले अपनी लीडरशिप को तो देख लेना।
हमारी लीडरशिप ऐसे जनाब आसिफ जरदारी साहब लायक नहीं खलनायक हूं मैं कि मेरा डांस करते हैं और इनके नुमाइंदे आके हमें बताएं कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब कैसे हैं और कैसे नहीं है। मतलब ये है 100 दिन की कारकर्दगी। मैंने आपके सामने पूरी डिटेल रखी है आपने, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग एक दूसरे की मैंने सारी डिटेल रखी है, क्यों कर रहे हैं? अब इंडियाना जॉन्स की टोपी का तस्करा करना गाली है तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम फैसला करेगी कि मैंने गाली दी है कि सर आप लोग भी एक दूसरे पे यही करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं कैमरे के सामने इस तरह उंगली उठा के जाए, चुप कर जाए, अफसर को मुअत्तल कर देना अगर गाली है इसका तस्करा करना तो फिर पाकिस्तानी कौम तस्करा। हम इनको कहते हैं कि हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों साइन की थी, हमने दफन करे, हमारे तजर्बे से सीखे, हमने भी तलखियां देखी, हमने सीखे क्योंकि हमने तलखियां और सारी देख के हम आगे बढ़े। अगर ये देखें जैस्मीन, अगर इस तरह इन्होंने फैसला ये मुल्क चलाएंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। इस तरह ये गाली गलौज की इस तरह पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देंगे। आपका वज़ीर आज़म झूठ बोल के गया कि मैं हर हफ्ते आऊंगा कौमी असेंबली में जवाब दूंगा। एक दफा नहीं है, मैं कहा हर बुध को आऊंगा। इनके अपने एमएलए इनके अपने जैस्मीन मेरी बात सुन पूरी कर लीजिए। आपको अगर आप बारी बारी बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगी ना। इनके एमएलए चुप हो जाए, इनके एमएलए अपने वजीर आजम की राय तक रहे। आपने इसमें कौन सी काम था जो नहीं कर सकते? आप आओ पार्लियामेंट को जवाब दो, आप पार्लियामेंट को इज्जत दो। अगर पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दोगे तो 20 करोड़ आवाम को इज्जत नहीं दे रहे। सर अब जवाब लें। देखें फयाज और हसन चौहान साहब एक सेकंड खामोश हो जाए। हमारा काम जैसे आप सुनो, मेरी बात सुन लो जी, सुनो। हमने जो काम किया है 15,000 जाली अकाउंट्स हमने जनाब डायग्नोज किए। हमने 500-700 अरब रुपया इनका जो लूटा हुआ था हमने उसका पता कराया, उसका सुराग लगाया। इस पाकिस्तान में कभी कोई वजीर आज़म नहीं बताई खान की जायदाद कहां से रही है, कितने पैसे हैं, कहां से, मैं कौन सा कारोबार था उसने पैसे बनाए। एनआरओ तो आपने उनको देके बना उसको रिलीफ दे दिया। और वजीर आजम साहब को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप बताओ, कौम को बताओ कि एनआरओ किसने मांगा है। आप बताओ ना एनआरओ किसने मांगा है। शो बंद कर रही हूँ, बस बहुत हो गया। मैं शो बंद करी हूं इसलिए कि एक तो फयाज आप बार बार हंस रहे हैं और आप नॉन सीरियस तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैं इन दोनों की हालत देख के हंस रहा हूं। इनके इस वक्त नाजुक सूरत से गुजर रहा है, आप संजीदगी से टीवी पे आके जवाब आप चुप हो जाए, बस बिल्कुल चुप हो जाए, खामोश हो जाए। फयाजुल हसन चौहान साहब अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बुज़दार साहब के हवाले से जो आपने बातें की वो पंजाब आके हम खुद देखेंगे। केएल दास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, डॉक्टर शाहिदा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। टुमारो वी विल ब्रिंग यू सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द 100 डेट्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।